हम लोग ऑलरेडी पार्ट ए कवर कर चुके थे स्टडी, आज हम लोग का पार्ट बी है, ठीक है ना। और अभी तक जिन लोगों ने पार्ट ए नहीं देखा है भाई जाके देख लो, पार्ट ए में बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चंस कवर किए थे। और पार्ट बी तुम्हारे इंटरनल एग्जामिनेशन हो चाहे तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो, ये जो 40 क्वेश्चन मैंने दिया है उसके अंदर ही आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, पहले ये 40 नंबर का अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब कल आके एग्जाम देना है सबको, जो जो नहीं आया लिस्ट बनाएंगे हम इस बार। आओ तुम लोग एग्जाम देने, नहीं आओ क्यों? हाँ अच्छा तुम्हारा ओटी है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। ओ दीदी अरे मेरा टेस्ट है वहां पे, आस्ते हो बे, एक पेज से नोटिस दिया हुआ है। ठीक है नहीं नहीं सब लोग आएगा, सब लोग आएगा। ओ लाइव स्टूडेंट वाले एड्रेस भाई जानते हैं ना, ग्रीश पार्क में है मेरा सेंटर, गूगल कर लेना मिल जाएगा, आ जाना एग्जाम देने। नहीं मंडे फ्रेश क्लास फ्रेश चैप्टर चालू करूंगा। अच्छा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था कि बहुत सारी कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है वो मंथली बेसिस बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है क्वार्टरली बेसिस, और बहुत सारी कंपनी बनाती है ईयरली बेसिस। तो पेरियोडिक कॉन्सेप्ट यही बोलता है, आपने अगर मंथली बेसिस बनाया है तो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट, जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट रहेगा सब मंथली बेसिस होना चाहिए। जिस मंथ का ट्रांजेक्शन उसी मंथ में दिखाना है, मार्च का ट्रांजेक्शन मार्च में, फेब का ट्रांजेक्शन फेब में। अगर आप क्वार्टरली बना रहे हो तो पूरे एक क्वार्टर का ट्रांजेक्शन उसी बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए, किसी दूसरे क्वार्टर का ट्रांजेक्शन प्रीवियस क्वार्टर में नहीं डालना है। तो जिस क्वार्टर में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसी क्वार्टर में वही ट्रांजेक्शन आपको दिखाना है, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कि जो पीरियड का बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो उसी पीरियड का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल, अगर मान लो मैं मंथली बेसिस बना रहा हूं तो अगस्त का ट्रांजेक्शन क्या मैं सितंबर में दिखा सकता हूं? सितंबर का ट्रांजेक्शन क्या मैं अक्टूबर में दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता हूं। The periodicity concept state that life of business is divided into the fixed time periods such as month, quarter and year for the purpose of preparing the financial statement। जब बात होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें तीन पार्ट आपको समझना चाहिए। एक होता है ट्रेडिंग एंड पीएल, दूसरा होता है बैलेंस शीट, और तीसरा होता है सारे कैश फ्लो फंड फ्लो के स्टेटमेंट, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब। Although a business run continuously, its performance must be measured at a regularly interval to know the profit or loss, the financial position। देखो बिजनेस तो कंटिन्यू चलेगा, बट हम उसका ईयरली परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्वार्टरली परफॉर्मेंस चेक करेंगे, मंथली परफॉर्मेंस चेक करेंगे। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना, मंथली बेसिस पे अपना प्रिपरेशन आती है कि पिछले मंथ में टर्नओवर था तो इस मंथ में टर्नओवर उससे ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर आप पीरियड वाइड उनका परफॉर्मेंस को चेक करोगे तो इससे ये पता चलेगा कंपनी ग्रो हो रही है या कंपनी का ग्रोथ रुक गया है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ईयरली मेंटेन कर रहे हो या क्वार्टरली मेंटेन कर रहे हो या मंथली। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है मंथली प्रिपेयर करती है, बिकॉज मोस्टली क्वार्टरली भी तो होता ही है, मंथली क्वार्टरली दोनों होता है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो मंथली और फिर क्या करती है क्वार्टरली, तो पूरे 1 मंथ का रिपोर्ट फिर पूरे 3 मंथ का रिपोर्ट। उससे ये पता चलता है कि किस क्वार्टर में उनको कितना प्रॉफिट मिला है। और वैसे भी क्वार्टरली बनाने के लिए अच्छा होता है, बताओ क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स देना पड़ता है हर एक कंपनी को ना, एडवांस टैक्स देना पड़ता है, मतलब पूरे साल भर का टैक्स स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि मान लो अभी 24-25 चल रहा है, अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है 24-25, तो 1 अप्रैल 2025 से चालू हुआ है और 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। तो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये कौन सा 25-26। तो गवर्नमेंट पता क्या बोलती है, 25-26 का जो टैक्स है उसको आप पहले ही एज्यूम कर लो अप्रैल में, और मान लो आया 1 लाख रुपया, हाँ नहीं नहीं मान लो 4 लाख 1 लाख रुपया आया, तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा जो 1 लाख का कैलकुलेशन है ना इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया 25,000। तो एवरी क्वार्टर अब 25-25 हजार करके टैक्स देते रहो। तो अब कंपनी के लिए भी बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी क्या करती है क्वार्टरली देती है, तो जो एक बार में पेमेंट करेगी, अब कहीं 25,000 करके पेमेंट कर रही है तो एक बार में 1 लाख रुपया देना और 25-25 हजार करके देना कंपनी के लिए भी क्या है अच्छा है। तो कंपनी भी क्या करती है ना मंथली और क्वार्टरली मेंटेन करती है, जिस मंथ में जितना कमाती है उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दिया और उसी में से टैक्स भी भर दिया। तो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो पीरियड वाइज बनने चाहिए। अगर आप मंथली वाइज फॉलो करते हो मंथली, क्वार्टरली फॉलो करते हो क्वार्टरली, अदरवाइज ईयरली बेसिस पे, ठीक है। इससे ओवरऑल बिजनेस के परफॉर्मेंस पता चलते हैं
कि अगर आपका पिछला क्वार्टर में टर्नओवर मान लो 10 करोड़ का था और इस क्वार्टर में टर्नओवर, करंट वाले क्वार्टर में टर्नओवर 8 करोड़ है, इसका मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 2 करोड़ टर्नओवर कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इससे आपका परफॉर्मेंस का पता चलता है, होता ना कि आपका जब कंपेयर करोगे 2 क्वार्टर तो पता चला पिछले वाले क्वार्टर में आपका 10 CR था, इस क्वार्टर में 8 CR है, तो 2 CR कम हो गया, तो क्या रीजन है भाई? इससे परफॉर्मेंस का पता चलता है, ठीक है ना। और इससे ये भी पता चलता है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और आगे क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पता क्या बोलता है? अगर आपने अकाउंटेंसी पॉलिसी जो फॉलो किया है आपको कंटिन्यू वही फॉलो करना है। अगर आपने सपोज डेप्रिसिएशन में फिक्स मेथड फॉलो किया है तो एवरी टाइम क्या फॉलो करोगे? फिक्स मेथड। अगर आपने अपने बैलेंस शीट में जितने भी एसेट है उन सारे एसेट को आपने कॉस्ट पे मेंटेन किया है तो आने वाले वक्त में जब बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट को कहां दिखाओगे? कॉस्ट में ही दिखाओगे। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी मेथड। हर कोई इधर आना, जब भी तुम लोग आए करो ना इधर बैठा करो सामने से। अगर कोई कंपनी 5 साल स्ट्रेट लाइन में चल गया तो उसके बाद WTP में नहीं जा सकता। चेंज कर सकता है, लेकिन कंसिस्ट का मतलब क्या है कि जो तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट किया है वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? ठीक। नेक्स्ट देखो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बिजनेस शुड फॉलो द सेम अकाउंटिंग मेथड एंड प्रिंसिपल फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। जो पहले फॉलो करते थे वही आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। लॉ ऑफ, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस? लॉ ऑफ प्रूडेंस या लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये क्या बोलता है? अगर फ्यूचर में लॉस होने का संभावना है तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, और अगर फ्यूचर में इनकम होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको मत रिकॉर्ड करो, जब इनकम होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनको सही बुक्स ऑफ अकाउंट मिलेगा। अब आप बताओ, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में 5 लाख रुपया का नुकसान होगा तो लॉ प्रूडेंस बोलता है कि फ्यूचर में अगर आपको ये लग रहा है कि 5 लाख रुपया का नुकसान होगा, इसको अभी रिकॉर्ड कर लो पीएल में, अभी पीएल के डेबिट साइड में इसको दिखा दो, लॉ प्रूडेंस। लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आपको 5 लाख रुपया का गेन होगा या इनकम होगा तो अभी मत रिकॉर्ड करो, जब होगा तब रिकॉर्ड करो। तो अब आप बताओ, जब आप किसी शेयर होल्डर को बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दे रहे हैं तो आपने शेयर होल्डर को ये भी बता दिया, देखो करंट में ये लॉस है और फ्यूचर में ये 5 लाख होने वाला है, तो आप उसको क्या करते हो? सही बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दे रहे हो। इसके पीछे एक लॉजिक है। जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं ना तो हम लोग पहले वर्स्ट सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सेबी या आरबीआई द्वारा दिया हुआ। हाँ, ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हाँ समझ गया ना। तो आपका क्या करना पड़ेगा, जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म यही बोलता है कि आपको अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो अभी से ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना स्टार्ट कर दो। बट अगर फ्यूचर में कोई इनकम आने वाली है तो उसको अभी मत दिखाओ, जब वो इनकम आ जाएगी, सच में आपने इनकम कमा लिया, अब आप दिखा दो। ये बोलता है लॉ ऑफ प्रूडेंस या लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। बोल रहा हूँ। आप हम पढ़े थे IFRS और US, दोनों अलग अलग बोलता है। एक बोलता है जब वो एक्टिविटी हो जाए, मैंने जैसा पैसा सपोज एक्सपेंस था वारंटी का, कोई कंपनी है मोबाइल कंपनी, उसका वारंटी का एक्सपेंस उसको दिखाना रहता है। तो एक होता है वारंटी, सपोज 1 साल के पीरियड में जब वारंटी का पैसा लग गया तब दिखाओ, और जब वो वारंटी का पैसा स्टार्टिंग में ही दिखा दो, लगा नहीं है लेकिन एक एस्टिमेट मान के चलो। तो ये सेबी आरबीआई बोल रहा देखो क्या होता है ना, क्या? नहीं देखो, यूएस वाला का अपना है, ICI जो बोलता है हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना तो कोई कोई कंपनी AS फॉलो करती है, कोई कंपनी इंड AS फॉलो करती है। अच्छा ना, AS में जो एसेट का कैलकुलेशन है वो अलग है और इंड AS में जो एसेट कैलकुलेशन अलग है। तो आप जब किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो या जिस भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो तो उनका जो नेचर है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। हर एक कंपनी का अपना पॉलिसी होता है, हाँ वो लोग कौन सा कौन सा फॉलो करा, तो फिर उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है। अभी क्लियर हुआ ना?
नेक्स्ट आ जाओ, एक क्लियर हुआ ना ये चीज? कॉन्सेप्ट मीनिंग सब एक ही हो रहा है, हाँ। बहुत कोलैब कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ ना ये चीज? अच्छा, मैटरनिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? लाइव स्टूडेंट कुछ भी डाउट होगा पूछेगा। मैटरनिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजेक्शन है, शुड बी रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर इंपॉर्टेंट एंड कैन बी इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर। मतलब बोल रहा मैटरनिटी मतलब इंपॉर्टेंट। मैटरनिटी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक एसेट खरीदा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? एक बैंक था, एक लोन था, लोन को खत्म कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? डिविडेंड दिया गया या डिविडेंड देने की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? तो एक होता है जो डिविडेंड मिल गया, उसको बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड देने की बात हो रही है, उसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो जो डिविडेंड मिल गया वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे, वो बैलेंस शीट में दिखाओगे कि डिविडेंड कहां से देते हैं? प्रॉफिट देते हैं। अरे डिविडेंड कहां से देते हैं? प्रॉफिट से देते हैं। तो आप प्रॉफिट से डिविडेंड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन डिविडेंड देने की बात हो रही है, उसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड को भी दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में। हाँ, वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है? नोट्स टू, हाँ, नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, शुड बी रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड मैटरनिटी कॉन्सेप्ट। मैटरनिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंट। जैसे आज मेरे यहाँ पे कोई बच्चा एडमिशन लिया, ठीक है, तो वो पैसा जो मेरे पास आ रहा है वो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाऊंगा, बिकॉज वो मेरे लिए कौन सा ट्रांजेक्शन है? मैटरनिटी मतलब मेन ट्रांजेक्शन है। हाँ, प्रपोज डिविडेंड। वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं, छोटा मोटा जो चाय पानी खर्चा है, अगर नहीं भी दिखाते हो ना तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हाँ, राइट डाउन द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। The full disclosure concept state that all the important and relevant financial information must be clearly disclosed in the financial statement. जैसे एग्जांपल दिया ना, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड अभी नहीं दिया गया है, बट इन फ्यूचर डिविडेंड दिया जाएगा। तो कितना अमाउंट का डिविडेंड प्रपोज्ड हुआ है वो आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ये हो गया फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। दूसरा, आपके यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की जा रही है ये भी बताना पड़ेगा। आपके यहाँ पे एएस फॉलो हो रहा है या इंड एस फॉलो हो रहा है ये भी बताना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पे जो गैप फॉलो हो रहा है, गैप, तो गैप में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या फॉलो कर भी बताना पड़ेगा। तो जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। समझ गया? मतलब एक कंपनी जो मेथड यूज कर, जैसे देखो स्टॉक का कैलकुलेशन है, तो स्टॉक का कैलकुलेशन तो बहुत तरीके से होता है। फीफो होता है, वेटेड होता है, लीफो होता है ना? तो बहुत सारा मेथड है, आपने कौन सा मेथड यूज किया वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे ना? इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर, कि जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, समझ गए, जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लेमर। सब कुछ डिस्क्लेमर देना पड़ेगा आपको। इस दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैटरनिटी और फुल डिस्क्लोजर नॉर्मली देखो सेम बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू क्या होता है एंड हाउ इट इज रिकॉर्ड इन द अकाउंट। देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो भी सेल करके पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे मैं अपने क्लासेस में जो भी एडमिशंस लेता हूं वो मेरा क्या है? रेवेन्यू। कल ही पढ़ाया था, रेवेन्यू का दो पार्ट है, एक है कॉस्ट और एक है प्रॉफिट, पढ़ाया था ना। अब जो 1000 रुपया मैंने लिया फॉर एग्जांपल, उसमें से मेरा कॉस्ट भी तो है, और जो बचा हुआ क्या है? प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या है? सेल्स ऑफ रिसीट, सेल्स ऑफ रिसीट, ठीक है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा, हाँ, लेकिन जो रेवेन्यू आप उसी को बोल सकते हो जो आपके बिजनेस से आ रहा है। जैसे मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोला हूं तो मेरा रेवेन्यू जो फीस से आ रहा है वही रेवेन्यू मानेगा। लेकिन अगर एफडी से आ रहा है, तो अगर मैं एफडी से आ रहा है वो भी तो इनकम है, पर वो मेरी रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा, वो मेरी अदर इनकम का पार्ट। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट किया हूं, मुझे डिविडेंड मिल रहा है, वो मेरी अदर इनकम का पार्ट है, वो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है। मेरे बिजनेस की एक ही इनकम है विच इज माई फीस। जो मैं फीस से कमा रहा हूं यही मेरा क्या है? रेवेन्यू। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप कमा रहे हो उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जब आपने सेल किया, जब आपने सेल किया तुरंत रेवेन्यू मान लिया गया, पैसा आया या नहीं आया भाड़ में जाओ। क्या क्रेडिट सेल रेवेन्यू है कि नहीं? रेवेन्यू है ना? वही बोला, जब सेल आपने किया, कोई भी अगर सेल आपने किया, चाहे वो उधारी में किया या कैश में किया, डजंट मैटर, आपने सेल किया वो रेवेन्यू का पार्ट है, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन।
रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंट्स व्हेन इट इज अर्नड, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया वही आपका रेवेन्यू है, जरूरी नहीं आपको कैश मिलना ही चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो ना, इफ गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 सोल्ड टू ऑन क्रेडिट, 50,000 का उधारी बेचा गया, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल इवन इफ द पेमेंट रिसीव्ड लेटर। पेमेंट बाद में आया चलेगा, लेकिन रेवेन्यू को तुरंत रिकॉर्ड करो एट द टाइम ऑफ। डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू। हाँ वही डिफरेंस हो गया, अक्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जब ट्रांजेक्शन हुआ तो तुरंत उसका इंपैक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, समझ गया ना। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स, जो आपके पास स्टॉक्स है जिसको फ्यूचर में बेच के आप क्या कमाओगे, पैसा, दैट इज योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फिनिश गुड्स भी हो सकता है, WIP हो सकता है, पढ़ाए थे इन्वेंट्री चैप्टर में, ठीक है। अच्छा यूट्यूब में नहीं अपलोड किया, इन्वेंट्री करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का पूरा वन शॉट अपलोड करना पड़ेगा। इन्वेंट्री मींस द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल दैट बिजनेस कीप फॉर द पर्पस ऑफ सेल और प्रोडक्शन। जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो या रॉ मटेरियल हो, जो आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रखा है या बेचने के लिए रखा है, वो सब कुछ क्या है, इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को यूज करोगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन करके क्या बनेगा, फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल भी क्या हो गया आपके लिए, इन्वेंट्री। वो फिनिश गुड्स भी क्या हो गया आपके लिए, इन्वेंट्री। जो गुड्स आधा बना है, आधा बनना बाकी है, उसको बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी क्या है, इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा स्टॉक जिसको बेच करके आप फ्यूचर में क्या कमाओगे, पैसा, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। अरे आज रॉ मटेरियल है, कल को यही रॉ मटेरियल किसका पार्ट बनेगा, फिनिश गुड्स का पार्ट बनेगा, तो बेच के तो पैसा कमाओगे ना। तो जिस भी स्टॉक को बेच करके पैसा कमाओगे उसको अपने क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री देखो फिनिश गुड्स भी आता है, WIP भी आता है और रॉ मटेरियल भी आता है, ठीक है ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट सेल। मान लो एक सामान आपने बेचा 10,000 में, ठीक है, 10,000 में बेचा, लेकिन पता है यह सामान को बेचने के लिए आपको 1,000 रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा लगा, उसको पैकेजिंग वगैरह में, और आपने 2,000 रुपया का ब्रोकरिंग किया, बेचने के लिए आपने 2,000 का ब्रोकरेज पे किया, तो आपके पास नेट कितना आया, अरे आपके पास नेट कितना आया, 7,000। इसी को बोलते हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेच करके जो नेट मिला, बेचा 10,000 में, 2,000 का ब्रोकरेज पे किया, बेचने के लिए भी तो कमीशन देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कमीशन देना पड़ा, अब प्लस बेचने के लिए ना वो जो कस्टमर था बोला नहीं है वो पैकिंग करो तभी सामान खरीदेंगे, अब उसको बेचने के लिए मेरे को 1,000 का क्या करना पड़ा, पैकिंग करना पड़ा। ऐसे बोले तो लेके जा, बोला नहीं लेके जाएंगे, पैकिंग करो, हम बोले एक्स्ट्रा पे कर, बोला नहीं करेंगे, उसी में इसी के अंदर एडवर्टाइजिंग, हाँ सब प्रमोशन, नहीं, बेसिकली सेल्स से रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आ गया, यहाँ पे हो गया एट ए टाइम सेल के टाइम पे जो खर्चा हुआ, मतलब ये फोन है ना, होलसेलर रिटेलर, हाँ इस फोन को बेचने के लिए जो एट ए टाइम मैंने खर्चा किया, जैसे किसी एजेंट को पकड़ा, बोला तू सामान बेच हम तुझे कमीशन देंगे, तो वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे पैकेजिंग हो गया, कुछ पैकेजिंग, कौन सा पैकेजिंग, जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग कस्टमर की डिमांड पे कर रहे हो, बोले एक मेरा पैकेजिंग था तो कस्टमर आके बोलता हम नहीं परचेज करेंगे, आपको एक्स्ट्रा पैकेजिंग करना होगा क्योंकि मुझे बहुत दूर लेकर सामान जाना है। अब उसको बेचने के चक्कर में मैंने 1,000 रुपया का एक्स्ट्रा पैकेजिंग करवा दी, अब सोचो मेरा मिला 10,000 रुपया, ध्यान सुना, एक्स्ट्रा पैकेजिंग जो आता है, मतलब वैसा पैकेजिंग जो सेल करने के लिए आपने किया, मतलब नॉर्मली वो आपके कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं है, लेकिन कस्टमर ने कंडीशन डाल दिया जब तक पैक नहीं करोगे नहीं खरीदेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो इस केस में क्या हो गया कि 10,000 रुपया मिला, 1,000 रुपया चले गया मेरा वो पैकेजिंग है ना, और फिर 2,000 मेरा क्या चला गया, कमीशन, तो मेरे को मिला कितना, 7,000। तो जो मेरा 7,000 है विच इज माई नेट सेल, और इसी नेट सेल को बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखो ना, प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1,000 रुपया, उसको बेचा 1,200 रुपया में, सेलिंग एक्सपेंसेस है 300 रुपया में, तो 1,200 में से 300 माइनस कर दिया, जो 900 बचा इसको बोलते हैं नेट सेल, और इसी नेट सेल को अपने क्या बोलते हैं, इसी नेट सेल को अपने क्या बोलते हैं, नहीं नेट सेल को, हाँ लॉस तो है, इसी अपने नेट सेल को क्या बोलते हैं, NRV। अरे बोलो ना, इस नेट सेल को क्या बोलते हैं, NRV। अब तुम लोग पैकेजिंग वाले में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इन्वेंटरी में समझाया था कि पैकेजिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है एट ए टाइम ऑफ प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन के टाइम पे पैकेजिंग है वो कॉस्ट का पार्ट बनता है, और जब सेल के टाइम पे पैकेजिंग कराते हो तो वो सेल का पार्ट होता है,
अरे तुम लोग पढ़ता नहीं, खाली कंफ्यूज होता है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? तो बताओ, जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए? स्टॉक का जो वैल्यूएशन है सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए? सही। अगर आपका स्टॉक का वैल्यूएशन सही है तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्या आएगा? सही आएगा। जब प्रॉफिट सही आएगा तो किसी भी बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी सही पता चलेगा। अगर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट सही है, बिजनेस का प्रॉफिट सही है, ठीक है, तो हम लोग उस, अब एक कंपनी है जो सही प्रॉफिट कमा रही है तो उसको देख के हम लोग क्या बोलेंगे? भैया इसका फाइनेंशियल पोजीशन तगड़ा है। तो आपका प्रॉफिट अगर अच्छा है और वो करेक्ट प्रॉफिट है तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी हम लोग जज कर सकते हैं। अगर आप अब सोचो, पिछले साल आपने प्रॉफिट कमाया था मान लो 100 करोड़, इस साल आपने प्रॉफिट कमाया मान लो 150 करोड़, तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट प्रॉफिट आपने एक्स्ट्रा कमाया? देखा जाए मोटा मोटी 50 करोड़, 50 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया, ऑलमोस्ट 50% के बराबर होगा। अब बताओ, जिस भी कंपनी का टर्नओवर पिछले साल के कंपेयर में 50% बढ़ा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन देख के क्या लग रहा है? प्रॉफिट देख के तो ये लग रहा है भैया ठीक ही है। उसके एसेट्स बढ़े हैं, लायबिलिटी कम हुए हैं। भाई स्टॉक भी तो एसेट का पार्ट है ना, तो उसके एसेट बढ़े हैं और लायबिलिटी क्या हुआ? कम हुआ। स्टॉक का बात, इन्वेंट्री का भी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर इसका स्टॉक आपने सही दिखाया है तो सही स्टॉक दिखाओगे तो एसेट में भी सही इंपैक्ट आएगा। तो एसेट भी बढ़ा हुआ है, लायबिलिटी मान लो कम हुआ, क्योंकि एसेट अगर ज्यादा हो गया तो लायबिलिटी तो कम ही दिखेगा। तो जिस भी कंपनी का प्रॉफिट सही है और जिस भी कंपनी का एसेट ज्यादा दिख रहा है तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है? अच्छा है। एक एसेट, एक आदमी है, उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छा है, उधारी वगैरह बहुत कम है, तो उसको देख के क्या बोलोगे कि भैया तुम ठीक ही हो, वही वाला कंपनी है, कंपनी के पास लायबिलिटी कम है, लायबिलिटी कम है, स्टॉक उसके पास अच्छा खासा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। तो एक मोटा मोटा जिसको अकाउंटिंग का और फाइनेंस का नॉलेज नहीं है वो देख के क्या लगेगा? तुम फाइनेंस पढ़ रहा है, तुम अकाउंट्स पढ़ रहा है, तुम तो और एनालिसिस करेगा ना, डेप्थ एनालिसिस करेगा। लेकिन एक आम आदमी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना, जो फाइनेंस नहीं पढ़ रहा है, वो तो यही देखेगा कि भैया एसेट बढ़ा हुआ है, लायबिलिटी कम है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? अच्छा है। ऐसे अब ये लोग का बात कर रहा हूँ सिद्धांत, ये लोग तो एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ता है। अब एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या है? बहुत सारे रेशियो होते हैं, सही बोला नहीं है? वो सब हम लोग छोड़ो यहाँ बार बार वहीं पे चले, यही दिक्कत है। बंद कर देना। असिस्ट इन कॉस्ट कंट्रोल, it helps management to monitor the stock level, detect the wastage and maintain the efficiency of inventory management for the smooth business operation। मतलब क्या, जब इन्वेंटरी का कैलकुलेशन आप सही रहोगे तो जो भी वेस्टेज वगैरह है, जो भी वेस्टेज वगैरह है उसको क्या करोगे? डिटेक्ट करोगे, उसको माइनस करोगे। या कहीं पे वेस्टेज हो रहा है तो कोशिश करोगे नेक्स्ट टाइम वेस्टेज ना हो, उससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी इन्वेंटरी का, है ना? और ओवरऑल आप ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप स्टॉक को प्रॉपरली क्या करोगे? मेंटेन करोगे। तो एक स्टॉक ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी का। क्यों? क्योंकि पता है स्टॉक से ही प्रोडक्शन का रोल है, स्टॉक से ही फिनिश गुड्स का रोल है और स्टॉक से ही ओवरऑल प्रॉफिट का रोल है। क्योंकि आज एक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, कंपनी जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तब तक बेसिकली क्या रेवेन्यू कैसे कमाएगी? दैट इज वाई स्टॉक लेवल को मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रॉ मटेरियल ही बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, वहीं पे चोरी चमारी हो गई, वहीं पे धांधली हो गया, तो आने वाले वक्त में आपका प्रॉफिट पे बहुत भयंकर इंपैक्ट पड़ता है। अब तुम बताओ, मैं तुम लोग के लिए बुक्स मंगाया, वो मेरे लिए क्या स्टॉक है? अब 100 बच्चा को मैंने बुक्स देने का वादा किया, 50 तो चोरी हो गया, तो वो क्या मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा? नहीं इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मुझे दोबारा 50 और बनाना पड़ेगा। और ये तो एक दिन का बात नहीं है ना, अगर ऐसी चोरी चमारी होते रहे तो पूरे साल भर में कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पता है जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जब वो स्टॉक का जब वो करती है, आजकल चिप मेथड आता है, जानते हैं? नहीं पता? नहीं, चिप मेथड आता है। बता, जब स्टॉक आता है ना तो जो बैग होते हैं ना, हर एक बैग पे एक चिप लगा दिया जाता है, उसमें ही उसी चिप में उस पर्टिकुलर बैग का पूरा इंफॉर्मेशन आता है। ये बड़ा खतरनाक हो गया, अब तो चोरी हो ही नहीं सकता, ऑडिटिंग लेवल पे होता है। तुम लोग कभी गया होगा मेडिसिन दुकान पे, गया है ना? अब मेडिसिन दुकान पे देखना, मेडिसिन दुकान पे ना वो लोग कंप्यूटर में से चेक करता है। अगर आप बोलोगे ये वाला मेडिसिन है, बोलता चेक करके बता रहे, वो लोग कंप्यूटर में चेक करेगा। तो कैसे चेक करता है? बिफोर वो सिस्टम में डालने से पहले वो लोग पहले स्टॉक को वेरीफाई करता है, फिर उसको स्कैन करता है, फिर सिस्टम में अपलोड करता है। वो लोग कैसे बताता है? भैया नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया, उस आइटम को अपना जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पहले अपलोड किया।
तो जितने भी स्टॉक्स वगैरह होते हैं ना उनका प्रॉपरली से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली ख्याल नहीं रखोगे तो आपके फ्यूचर में खर्चा बढ़ने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी चमारी कहाँ होती है? स्टॉक के लेवल पे होती है। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी स्टॉक बहुत मैटर करता है। सपोर्ट द बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक्यूरेट स्टॉक वैल्यूएशन हेल्प मैनेजमेंट टू प्लान प्रोडक्शन, परचेजिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ऑब्वियसली अगर आपका स्टॉक सही है, उसका वैल्यूएशन सही हुआ, तो उससे आप एक ओवरऑल एस्टिमेट कर लोगे कि पूरे साल भर में प्रोडक्शन कितना होगा, उससे आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, और जब कॉस्ट निकल जाएगी तो प्राइस का भी पता कर लोगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, पता है ना? डेप्रिसिएशन सबको पता है, छोटा मोटा चीज नहीं पढ़ाएंगे। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, पता है ना भाई? डेप्रिसिएशन में क्या होता है? जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो मशीन का क्या दिया रहता है? कॉस्ट। मशीन का क्या दिया जाता है? लाइफ। उसका क्या दिया जाता है? रेसिडुअल वैल्यू। फार्मूला पढ़ाई होगा तुम लोग, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय फिक्स प्राइस। ठीक है, मेथड क्या होता है? अरे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटन डाउन मेथड, ये सब तुम लोग को पता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट आ जाओ, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या? पहला वियर एंड टियर, कोई भी सामान अगर लंबे समय तक यूज करोगे तो टूटे भांगेगा, वियर एंड टियर। पासेस ऑफ टाइम, सामान रखे रखे पुराना हो जाता। अरे मेरा सामान छोड़, मेरा जूता खराब हो गया, हमको उस दिन समझ में आया, हम एक जूता लिए थे, थोड़ा कॉस्टली था, तो मेरे को लगा कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, लेकिन मेरा तो मियाँ का दौड़ मस्जिद वाला हिसाब हो गया। घर से सेंटर, सेंटर से घर, जाना वाना कहीं होता ही नहीं है। और जाने का मतलब पहले से बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता है, वो भी सोच समझ कर प्लानिंग, कभी कभी तो कैंसिल हो जाता प्लानिंग। तो साल में 1 से 2 बार चलेगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो ना शूज था तुम्हारा, स्पोर्ट शूज था, मतलब स्नीकर टाइप का शूज नहीं होता है, तो वो पूरा सोल होता है ना, सोल पूरा छोड़ दिया था, और महंगा कंपनी का जूता था। अब कंपनी नाम नहीं लेंगे, वरना केस हो जाएगा मेरे ऊपर, यूट्यूब पे जाएगा। मतलब जूता भी रखे रखे खराब हो जाता है भाई, सोल वगैरह होते हैं रखे रखे खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पेस्टिंग होते हैं ना। अरे सोल छोड़ना, सोल वगैरह क्या होता है? पेस्टिंग होता है। वो पेस्टिंग का जो पेस्ट होता है ना, जैसे पेस्टिंग, उसका भी एक लाइफ होता है। उस पर अगर प्रेशर पड़ता रहता है ना तो वो एक्टिवेट होता है। अरे उसमें जो ग्लू होता है ना वो एक्टिवेट होता है, तो जितना उसे प्रेशर पड़ेगा वो एक्टिवेट होता है, प्रेशर नहीं पड़ेगा धीरे धीरे छोड़ देगा वो। और खासकर अगर लेदर का शूज रहेगा तो और खराब हो जाता है, क्रिकेट का स्पाइक खुल जाता है। तो वही बात है ना कि सामान रखे रखे भी खराब होता है, उसको बोलते हैं पासेस ऑफ टाइम कि टाइम गुजर गया, सामान खराब हो गया इसलिए बोलते हैं मोबाइल वगैरह देखो रख दो, रखे रखे बैटरी खराब हो जाती है। मोबाइल को अगर तुम बैटरी ऐसे रख दो 2-3 साल के लिए, देखना पूरा खराब हो जाएगा, पासेस ऑफ टाइम। लैपटॉप का मेन। हाँ, ऑब्सोलेंस, जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है ना। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, अब आप बताओ आज के टाइम पे जो पुराने लैपटॉप्स हैं, जो जिसमें विंडो 8 है, 7 है, उसकी क्या वैल्यू आज के टाइम पे? आज विंडो 11, 12, 13 आ गया, अब 7-8 चले सामने। तो ऑब्सोलेंस की वजह से भी क्या होता है? एसेट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब वैल्यू ऑफ एसेट क्यों रिड्यूस हो रहा? बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, बिकॉज ऑफ पासेस ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। अब अगर गिर गया लैपटॉप तो उसके वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, रिजर्व और प्रोविजन का डेफिनेशन देखो, तुम्हारे एग्जाम में पूछा था, यही तुम्हारे एग्जाम में आया था ना, 5 नंबर का। देखो रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस क्या? देखो रिजर्व का मतलब क्या होता है? पहला, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रोविजन इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। पहला चीज, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रोविजन इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, पहला। दूसरा, हम लोग रिजर्व को मेंटेन करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में डिविडेंड देने के लिए, फ्यूचर में कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट के लिए। एक चीज बताओ, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है, अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट अपने मेंबर को दे दिया और अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन करना है या कोई नया नया मशीन्स वगैरह परचेज करना है, तो क्या उस वक्त उसको पैसे की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप जो कमा रहे हो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो और अपने पास कुछ रखे नहीं हो, तो फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन की बात आएगी, फ्यूचर में कोई अनफोर्सिन सरकमस्टांस आ गया, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? दैट इज वाई आपके पास कंपनी में कुछ तो रिजर्व होना चाहिए, जिससे आप फ्यूचर में कोई भी चीज एक्सपेंशन हो या कोई भी सरकमस्टांस सिचुएशन हो अचानक से आपके, तो आप उस पैसे से क्या करेंगे? संभाल लेंगे। एक कहावत है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। एक कहावत है ना, पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। तो कंपनी के लिए भी है भाई, पैसा सब कुछ तो नहीं है पर
बहुत कुछ है। आपको बहुत सारे पैसे को रिजर्व करके रखना पड़ेगा एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए। मशीन धीरे धीरे क्या होंगे, खराब होंगे तो दोबारा उसी पैसे को यूज करके नया मशीन लेकर आओगे। तो रिजर्व हम लोग क्रिएट करते हैं ना बड़े काम के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, या फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा उसके लिए, ठीक है। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन नॉर्मली क्रिएट किया जाता है ना किसी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। जैसे एग्जांपल, आपने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बनाया ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो आपको लग रहा है फ्यूचर में इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो कोई भी एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में हो सकता है, या कोई किसी को पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल एक बैंक लोन है, अब बैंक लोन को आपको 5 साल में पेमेंट करना है, तो आपने क्या कर दिया, प्रोविजन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट को फ्यूचर में टैक्स देना है, अब गवर्नमेंट को फ्यूचर में टैक्स देना है तो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स देना है। इतना छोड़ो ना, इतना टेक्निकली क्यों समझ रहा हो, तुमको मैं नॉर्मल भाषा में पढ़ा रहा हूँ। तुमको फ्यूचर में किसी को 10 लाख रुपया देना है, अब तुम्हारे पास 5 साल बचा हुआ है, तो तुम अभी से पैसा जोड़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि फ्यूचर में 5 ईयर के बाद 10 लाख रुपया देना है, तो एटलीस्ट तुमको हर साल 2-2 लाख रुपया करके जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 5 साल के बाद तुम 10 लाख रुपया दे पाओगे। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। तो प्रोविजन जब भी हम क्रिएट करते हैं ना किसी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या किसी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, तब जाकर हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, या तो एक्सपेंसेस को खत्म करने के लिए, या तो फ्यूचर लॉस को कवर करने के लिए, या फ्यूचर में कोई लायबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए। पर रिजर्व जब मेंटेन करते हैं ना, उसके लिए मकसद होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी को एक्सपेंड करना। कंपनी को अगर नया नया ब्रांच खोलना है तो पैसा तो लगेगा ना, तो वो रिजर्व से निकालेंगे। कंपनी को अगर अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो रिजर्व से पे कर देंगे। प्रीमियम तो रिजर्व का पार्ट होता है, वहां से पे कर देंगे। तो अब देख लो रिजर्व का डेफिनेशन, तो देख लो, रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, ये पार्ट ऑफ क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। सेट असाइड मतलब साइड कर रखा जाता है टू कवर द लायबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉसेस। फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला, कोई फ्यूचर में कोई बड़ा एक्सपेंस होने वाला, या फ्यूचर में कोई लायबिलिटी खत्म करना है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ये लैप्रो में जाता हाँ हाँ, ये रिजर्व को क्रिएट करते, क्रिएटेड टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी और बिजनेस एक्सपेंशन। आपने रिजर्व बनाया फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए, या कोई बिजनेस एक्सपेंशन है उसके लिए आपने बनाया। क्रिएटेड टू कवर द स्पेसिफिक लायबिलिटी और लॉस दैट लाइकली टू अकर, कोई भी स्पेसिफिक लायबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए, या कोई भी फ्यूचर में लॉस है उसको कवर करने के लिए आपने प्रोविजन क्रिएट किया। समझ में आ रहा है ना? पहला दो point हाँ सेम ही है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज चार्ज एज एन एक्सपेंसेस। रिजर्व कहां से बनता है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, और इसको कहां दिखाते हैं, इट इज चार्ज एंड एक्सपेंसेस, मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट होता है और ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जनरली वॉलंटरली रिजर्व बनाने के लिए जनरली कंपनी क्या करती है, आप बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा पैसा साइड रखोगे ना, कि फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है, तो ये तो खुद का इच्छा है। ऐसी डिविडेंड देने का पता प्रोविजन क्या है, अगर डायरेक्टर लोग को डिविडेंड पूरा देना दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट में से आपने कुछ डिविडेंड दिया, कुछ पैसा सेव कर दिया, तो वॉलंटरी एक्ट है ना। आपके पास तो ऑप्शन तो था कि पूरा का पूरा डिविडेंड दे दो, तो आपने नहीं दिया, आपने कुछ पैसा साइड रख लिया। तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज ए वॉलंटरी, लेकिन ये जो कंपल्सरी होता है, तुम बताओ ना, 5 साल के बाद तुमको 10 लाख रुपया देना है, ये वॉलंटरी या कंपल्सरी है? कंपल्सरी भाई, देना है 5 साल के बाद। अब तुम बताओ ना, एक हम लोग पढ़े थे ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पढ़ाए थे तुम लोग को, जब प्रोविजन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ाए थे, उसमें तुम लोग को मैंने सिखाया था कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मशीन परचेज करना है, तो हम लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके पैसा साइड में रख देते हैं। तो ये क्या कंपल्सरी नेचर का है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस है या कोई लॉस है या कोई बड़ी लायबिलिटी है, उसको खत्म करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा करके पैसा साइड रखना पड़ेगा। ये कंपल्सरी नेचर का होता है और ये वॉलंटरी नेचर का होता है। ये प्रॉफिट को कम नहीं करता, बिकॉज ये तो खुद प्रॉफिट का पार्ट होता है, पर अगर प्रोविजन ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। एग्जाम्पल वाला देख लोगे ना, हो जाएगा ना। चलो, सेक्शनल बैलेंसिंग और सेल्फ बैलेंसिंग और इसका एडवांटेज, इन सबको मैं इसी से कवर कर दे रहा हूँ। डिफरेंस है, डिफरेंस से सब तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, देखो सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो पहला क्लास मेरा इंट्रो होता है, तो उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब क्या है, करना क्या है, वो बता दूंगा। फिलहाल अभी नोट्स देखकर पढ़ा दे रहा हूँ। सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है ना, जितने भी लेजर अकाउंट बनते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, खुद ही से ओपन हो जाते हैं।
तो सेल्फ ईच लेजर इज मेड सेल्फ बैलेंसिंग, हर लेजर एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है और खुद ही ओपन हो जाते हैं। लेकिन जो सेक्शुअल बैलेंसिंग होता है इसमें एक ही लेजर बनता है विच इज जनरल लेजर। तो क्या बोल रहा है, ओनली द जनरल लेजर एडजस्टमेंट इज मेड फॉर द सेल्फ बैलेंसिंग। क्लियर है चीज? ये तुमको डिफरेंस पता है कब समझ में आएगा, जब एक बार चैप्टर अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा। तो अब ये अभी फिलहाल के लिए पढ़ लो, लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा तो ये डिफरेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, एडजस्टमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल लेजर। अरे सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, जितने भी लेजर अकाउंट है सब में एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। लेकिन सेक्शन में क्या होता है, जनरल लेजर खुलता है तो एडजस्टमेंट भी कहां बनेगा, जनरल लेजर में। तो एडजस्टमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ओनली इन द जनरल लेजर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, इसमें क्या होता है, हर एक लेजर के साथ सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनता है। सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, सेपरेट ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द ईच लेजर। सेल्फ हर एक लेजर के साथ आपका सेपरेट ट्रायल बैलेंस बन सकता है। लेकिन जनरल लेजर में क्या है, एक ही जनरल लेजर है तो ट्रायल बैलेंस भी क्या होगा, एक ही होगा। ओनली वन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द जनरल लेजर। तो इसमें क्या होगा, सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनता है, इसमें सेपरेट ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है। तो सब पंखा चलाओ ना, गर्मी हो रहा है। एरर्स कैन बी इजिली लोकेटेड। अब सेल्फ बैलेंसिंग सबसे बेस्ट चीज क्या होता है ना, कि आप हर एक लेजर को अलग से मेंटेन कर रहे हो। तो जिस लेजर में गड़बड़ी है आप इजिली उसको वहीं से आप सारे लेजर में गड़बड़ी तो नहीं है, तो जैसे मान लो परचेज में अगर फ्रॉड हुआ है तो परचेज रिलेटेड जो लेजर आप जाओ वहां से पता कर लोगे। तो सेल्फ बैलेंसिंग में क्या है ना, एरर फाइंड करना बहुत आसान है। लेकिन सेक्शनल में क्या होता है कि मर्ज होता है। सेक्शनल में देखना कि अरे जो तुम हर एक लेजर अकाउंट बनाए हो उसी को देख करके तो बनते हैं ना सेक्शनल वाला। अरे जनरल लेजर जो बनता है वो तो सारे लेजर को देख कर ही तो बनता है। अब जनरल लेजर में फ्रॉड अगर हुआ है तो वहां पे फ्रॉड निकालने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एरर कैन बी इजिली लोकेटेड, एरर डिटेक्शन इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। समझ गए? सेक्शनल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, क्योंकि सेक्शनल क्या है, सारे लेजर का कॉम्बिनेशन बनता है। पढ़ा है सेल्फ बैलेंसिंग? नहीं पढ़ा, जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तू पढ़ा है? तू भी पढ़े? नहीं पढ़ा? तुम मेरा बात से रिलेट कर पा रही है कि सारा लेजर का कॉम्बिनेशन ही तो बनता है सेक्शनल में। तो उस केस में क्या है, सेक्शनल में जो एरर फाइंड करना है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग में एरर फाइंड करना आसान होता है। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग को बनाना मोर कॉम्प्लेक्स नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है। ये सिंपल और इजियर, सबसे ज्यादा तुमको मजा आएगा बनाने में यही। जनरल लेजर बनाने में तुमको सबसे ज्यादा मजा आएगा बिकॉज ये इजी होता बनाना। और सेल्फ लेजर वही है ना, जनरल। हाँ, और सेल्फ बैलेंसिंग थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सुटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सेल्फ बैलेंसिंग होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। सुटेबल फॉर द स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीट्स का मतलब क्या, पूरे साल भर में जो रिसीव हुआ है वो कहाँ दिखाओगे, रेवेन्यू साइड में, मतलब सॉरी रिसीट साइड में। और जो भी साल भर का पेमेंट हुआ कहाँ दिखाओगे, पेमेंट साइड में। ये होता है कैश बेसिस में, पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट। लेकिन जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, ये बनता अक्रूवल बेसिस में। अगर कोई सेल हुआ है तो चाहे कैश में हुआ है चाहे उधारी में हुआ, वो इनकम का पार्ट बनेगा। अगर आपने रेट से कोई परचेज किया है, परचेज आपने किया चाहे कैश में किया हो या उधारी में किया होगा, वो परचेज का पार्ट बनेगा, एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। तो ये जब मैं तुमको एनपीओ मेथड पढ़ाया था, अरे एनपीओ में तुमको मैंने डिफरेंस पढ़ाया था। तो रिसीट्स और इनकम में क्या होता है, इट इज अ समरी ऑफ ऑल कैश बुक एंड ट्रांजेक्शन। कैश बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो एक्सपेंडिचर से ईयर पेपर मुझे देख लेंगे। इट इज, तो रिसीट पेमेंट में सिर्फ वही देखना है जो कैश आया जो कैश गया है, क्योंकि ये जो रिसीट पेमेंट होता है ना कैश बेसिस बनता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो पैसा आया बस वही दिखाओगे। जो तो पिछले साल का होगा तो इस साल एज्यूम कर लिया गया कि इस साल आ गया होगा, ऐसा होगा फिर। हाँ तब वो तब आएगा। अच्छा हम करवा देंगे, ठीक है। इट इज अ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये बनता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर किस तरह से बनता है, पीएल की तरह बनता है। और पीएल बनता है अक्रूवल बेसिस पे, ये भी बनता है अक्रूवल बेसिस पे। इट रिकॉर्ड एक्चुअल कैश रिसीव्ड और एक्चुअल पेड। अगर कैश आया है तो रिसिप्ट का पार्ट बनेगा, कैश गया है तो पेमेंट का पार्ट बनेगा। इट रिकॉर्ड इनकम अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस
इनकर ड्यूरिंग द ईयर। कि मतलब क्या, जो भी आपने इनकम किया है या जो भी आपने खर्चा किया है, यहाँ पे हम लोग कैश नहीं चेक करेंगे। आपने सेल किया है, बस ये मैटर करता है। कैश आया है या नहीं आया वो मैटर नहीं करता। आपने किसी से कोई सामान परचेज किया है, तो फिर ये मैटर करता है। आपने पेमेंट दिया या नहीं दिया, वो बाद में देखते हैं। इसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, प्रिपेयर्ड ऑन द अक्रूवल बेसिस। ये क्या करता है, कैश पोजीशन बताता है कि ओवरऑल आपके पास कैश कितना बचा हुआ है। ये क्या बताता है, आपका ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस बताता है। ठीक है, इसमें दोनों आते हैं, कैपिटल रेवेन्यू, हाँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आता है। ठीक है, ओपनिंग कैश बुक, ओपनिंग बैंक, ये सब दिखाते हैं। इसमें कोई भी ओपनिंग कैश बुक नहीं होता। एडवर्टाइजिंग भी आ गया, बट ये हम्म, नॉन कैश आइटम है। कौन सा? एक्सपेंडिचर में हाँ, एडवर्टाइजमेंट भी आता तो एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा तो होगा, ये तो पीएल का पार्ट होगा। है। नॉन कैश आइटम पीएल का पार्ट क्यों, कैसे नॉन कैश आइटम है खर्च? तो रेवेन्यू कैसे ओनली रेवेन्यू आइटम क्या है, कहाँ पे बोल रहे हो, आपके कहाँ बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट में हम्म इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम। हम्म अकाउंट में तो एडवर्टाइजमेंट भी रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम की बात हो रही है। रेवेन्यू दो टाइप होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। हम लोग भी तो टाइम टाइम एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। नेचर का बात हो रहा है, रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट आएगा। हाँ हाँ, रेवेन्यू, हाँ, किसी दिन हर कंपनी हमेशा एडवर्टीजमेंट कराती है। कराती तो, लेकिन वो तो नॉन कैश आइटम है। यहाँ पे नॉन कैश का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या, साल भर में खर्चा हुआ, बस पीएल में दिखाओ, अक्रूवल बेसिस पे है ना। कैश और कैश में क्या कि सच में खर्चा हुआ है, सच में कैश गया, तभी दिखाना पड़ेगा। नहीं, इसमें डेप्रेशन नहीं आएगा रेसिट एंड पेमेंट में। ठीक है, 30 भेजा हुआ है, हाँ 38 सब भेजा हुआ, टेलीग्राम ग्रुप सब जगह भेजा हुआ, सब भेजे। ठीक है, कंप्लीट। नहीं, वो बहुत पहले